इब्सन ने कैसे एडवोकेट किया है खवातीन को, उनकी आज़ादी की कैसे बात की है, वो अब हम देखते हैं। अभी तक तो हमने हैडा को अपने व्यू पॉइंट से देखा कि हैडा पागल थी, हैडा जो है वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर सकती। बट व्हाट इज द इब्सन व्यू पॉइंट अबाउट द हैडा गैबलर? द टर्म फेमिनिज्म मीन्स द एडवोकेसी ऑफ वीमेन्स राइट इक्वल टू मैन। ठीक है, औरतों के बराबर हकूक जो कि इक्वल होने चाहिए मैन के। लेटर 19th एंड अर्ली 20th century is filled with female characters, the problem of their identity and their role in society. लेटर 19th सेंचुरी और अर्लियर 20th सेंचुरी में हम देखते हैं कि वो फिल्ड है वेन फीमेल कैरेक्टर, और उसके अंदर उनका स्पेशली प्रॉब्लम है आइडेंटिटी का, जिसको जो है एक्सपोज किया गया, और इनका रोल जो है सोसाइटी के अंदर क्या होना चाहिए। ग्रोइंग इकोनॉमिक प्रेशर मेड इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द मिडिल क्लास। ठीक है, और ये जो है ग्रोइंग इकोनॉमिक प्रेशर्स जो है इसको इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट बनाते हैं फॉर मिडिल क्लास फैमिली टू प्रोवाइड फॉर देयर अनमैरिड डॉटर एट होम ऑन द अदर हैंड। अब ये जो इतना ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर है, अब जो है मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया टू प्रोवाइड फॉर देयर अनमैरिड डॉटर्स एट होम ऑन द अदर हैंड, कि वो जो है उनकी अब अनमैरिड डॉटर्स को वो कुछ मतलब एक उनके ऊपर प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता जा रहा है। On the other hand, neither law nor social norms allow these women to choose an honorable profession according to their own choice. और दूसरी तरफ जहाँ पे एक मिडिल क्लास अनमैरिड डॉटर्स हैं, उनके लिए वो इंक्रीज होती जा रही है उनकी रेशो, क्योंकि ड्यू टू ये जो इकोनॉमिक प्रेशर है, ग्रोइंग इकोनॉमिक प्रेशर है, इसकी वजह से अनमैरिड डॉटर्स जो है उनकी जो एक मतलब एकदम से इंक्रीज होता जा रहा है उनकी तादाद। लेकिन ना तो सोशल हमारी जो ट्रेडिशंस हैं अलाउ करती हैं वीमेन को कि वो कोई ऑनरेबल प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट कर लें अपनी ओन चॉइस का। दे वर वीकर ऑफ द वीकेस्ट, और इस तरह की जो खवातीन होती हैं ये वीकर ऑफ द वीकेस्ट हैं एंड एक्सप्लॉइटेड ऑफ द एक्सप्लॉइटेड, और वो मोस्ट एक्सप्लॉइटेड है। Henrik Ibsen was a widely traveled and well-read man. He was fully aware of the social developments of his time. He has variously been interpreted as being a socialist, humanist, and feminist. Most of his plays show that his tilt was towards feminism, and somehow or on the other he was associated with the moment of feminism. हेनरिक इब्सन जो है वो वाइडली ट्रैवल मैन था, वेल रीड मैन था, और वो सोशल डेवलपमेंट ऑफ हिज टाइम से फुली अवेयर भी था। उसने वेरियसली इंटरप्रेट किया, ही हैज वेरियसली बीन इंटरप्रेटेड एज बीन, उसको सोशलिस्ट, ह्यूमनिस्ट और फेमिनिस्ट कहा गया। बहुत से जो उसके प्लेज हैं वो शो करते हैं उसकी एक उसका झुकाव टुवर्ड्स द फेमिनिज्म। ठीक है, औरतों के हकूक की तरफ, और somehow on the or the other he was associated with the movement of feminism, और वो फेमिनिज्म की तहरीक के साथ भी एसोसिएट रहा। Though he himself vehemently denied to be a feminist, yet many circles, critics such as Eleanor Frances and John Templeton convincingly shown that Ibsen was at least sympathetic with the movements raised in the favor of women, as he tried to highlight and redefine the role of women in the society through his play। क्योंकि वो कोशिश कर रहा था कि वो हाईलाइट करे और रीडिफाइन करे रोल ऑफ women in the society through his play। His female character like Lorna Hassel, Nora Helmer, Helena Alving, Alida Wengel, and Hedda Gabler express different kinds of social, economical, and psychological problems of women in Ibsen time. Ibsen chose to break away from old convention by introducing the typical feministic issues and problems in his dramas. By challenging contemporary perceptions and so-called notions about the role of women, the institution of hard and narrow Victorian conventions about women's role, identity crisis, purposelessness, and boredom faced by women in his time. अब जो है वो क्या करता है कि इब्सन जो है वो उसने इब्सन चोज टू ब्रेक अवे फ्रॉम ओल्ड कन्वेंशन। उसने एक्चुअली ओल्ड कन्वेंशंस को रिबेल किया, और बाय इंट्रोड्यूसिंग टिपिकल फेमिनिस्टिक इश्यूज, उसने टिपिकल फेमिनिस्टिक इश्यूज जो डोमेस्टिक इश्यूज थे उनको हाईलाइट किया।
उनको और उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया अपने ड्रामाज में। उसने चैलेंज किया कॉन्टेम्पोरेरी परसेप्शंस को एंड सो कॉल्ड नोशंस अबाउट द रोल ऑफ विमेन। क्या सो कॉल्ड नोशन था रोल ऑफ विमेन का, कि उन पर लेबल लगा दिया गया था टू बी अ मदर, टू बी अ वाइफ और टू बी अ गवर्नेंस, कि अगर वो अनमैरिड है तो वो एक गवर्नेंस होगी, अगर वो मैरिड है तो वो एक वाइफ और एक मदर होगी। द इंस्टीट्यूशन ऑफ हार्ड एंड नैरो विक्टोरियन कन्वेंशन अबाउट वीमेन रोल, और ये वो इंस्टीट्यूशन थी जो कि हार्ड और नैरो विक्टोरियन कन्वेंशन से बनी हुई थी अबाउट वीमेन रोल, उनका आइडेंटिटी क्राइसिस, उनकी पर्पसलेसनेस, कि वो एक एमलेस लाइफ गुजार रही हैं, बोर्डम फेस्ड बाय द वीमेन इन हिज टाइम, और वो बोर्डम जो कि वीमेन उसके वक्त में फेस करती थी। दे वर फोर्स टू चूज मैरिज, मदरहुड एंड डोमेस्टिक चोर्स, हर्थ एंड केयरिंग फॉर देयर हस्बैंड। उनको फोर्स किया जाता था कि या तो वो मैरिज को चूज करें, मदरहुड को चूज करें, डोमेस्टिक चोर्स यानी कि घरेलू काम में वो जो है हिस्सा ले, हर्थ एंड केयरिंग फॉर देयर हस्बैंड, और वो हर वक्त जो है अपने हस्बैंड के केयरिंग और केयर करती रहे। इन 1912 while addressing a conference, Ibsen said, a woman cannot be herself in the society of the present day, which is an exclusively masculine society, which laws framed by men and with judicial system that judges feminine conduct from a masculine point of view। एक women जो है अब कैन नॉट बी हरसेल्फ इन द सोसाइटी ऑफ प्रेजेंट डे, वो जो है खुद से अपनी जिंदगी आप नहीं जी सकती, विच इज एक्सक्लूसिवली मैस्कुलिन सोसाइटी, क्योंकि ये जो है एक एक्सक्लूसिवली मैस्कुलिन सोसाइटी है विद लॉज फ्रेम बाय मैन, जिसके अंदर वो कानून चलते हैं जो कि मैन ने ही फ्रेम किए हैं, एंड विद जुडिशियल सिस्टम दैट जजेस फेमिनाइन कंडक्ट फ्रॉम अ मैस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू, और जो है एक जुडिशियल सिस्टम है जो कि फ्रेम किया है मैन ने, जो कि जजेस फेमिनाइन कंडक्ट, जो कि फेमिनाइन कंडक्ट को जज किया जाता है अकॉर्डिंग टू मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मर्द कह दे तो औरत ठीक है तो उसको सही समझा जाता है, और मर्द कह दे औरत गलत है तो उसको गलत समझा जाता है। The extent to which Ibsen sympathized with female is a still debatable issue। ठीक है, और ये extent to which Ibsen के जिस पे Ibsen जो है sympathize करता फीमेल्स को, वो जो है still एक debatable issue है। But this profound insight into female mind, लेकिन उसकी जो profound है, his profound insight, कि वो जिस तरीके से prone कर जाता है, उसकी एक insight उसका कि female mind जो है वो किस तरीके से भी मतलब उसका माइंड, उसकी सोच, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर और मेंटल डिस्पोजिशन ऑफ वीमेन फोक इको हर फीमेल प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, उसकी ये जो डीप इंसाइट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ वीमेन है, उनकी मेंटल डिस्पोजिशन ऑफ फोक है, वो इको करती है उसकी फीमेल प्रोटैगनिस्ट में, कि किस तरीके से वो औरत के माइंड में पेनिट्रेट करता है। हेडा गैबलर इज द टेस्टमेंट ऑफ हिज आर्ट। टेस्टमेंट आपको पता ना, ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि वो एक सहीफा है उसके आर्ट का। हेडा इज अ क्वांटेसेंस ऑफ सोशल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑफ वीमेन। हेडा गैबलर रिप्रेजेंटेशन है सोशल रिस्ट्रिक्शंस जो कि वीमेन पे लगा दी गई। शी सफर फ्रॉम द आइडेंटिटी क्राइसिस फेस्ड बाय वीमेन ड्यूरिंग द ट्रांजिशनल टाइम। वो सफर करती है उस आइडेंटिटी क्राइसिस से जो कि वीमेन उस ट्रांजिशनल टाइम पे फेस करती हैं। आपको एक क्वेश्चन शेयर किया था मैंने असाइनमेंट के, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। शी हैज बीन ब्रॉट अप बाय अ प्रिविलेज फादर इन द नॉर्वेजियन अपर क्लास, और वो जो है ब्रॉट अप हुई एक प्रिविलेज, एक अरिस्टोक्रेटिक फादर जो कि इन द नॉर्वेजियन अपर क्लास से ताल्लुक रखता था, एंड हैज बीन एंजॉयिंग शूटिंग, राइडिंग एंड हंटिंग। He has been granted with masculine leisure and taste, और वो जो है उसको ग्रांट किया गया क्योंकि उसके बाप ने उसको पाला था, तो उसके अंदर एक masculine leisure था और टेस्ट था, but not corresponding responsibilities or as usual education and training for a woman। लेकिन उसके अंदर वो corresponding responsibilities और एक यूजफुल एजुकेशन और ट्रेनिंग एज अ वीमेन नहीं थी, जैसे आज के दौर में भी हो रहा है। ठीक है, पढ़ाई 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 में बच्चियों को तो पढ़ाई 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 के चक्कर में लड़कियों को बताया नहीं जाता कि बेटा जी आप विमेन हैं और कल को जाके आपकी शादी होनी है और आगे जाके आपको ये चीज़ें
जो है इन चीज़ों को इस तरीके से फेस करना है। तो ये जो ट्रेनिंग है ना, ये मिसिंग है, ये आज के लोगों में भी, आज की खवातीन में भी ये ट्रेनिंग जो है वो मिसिंग है। The role of Hedda's mother is completely absent from the narrative, whether destroyed by the loss of old values or merely by the childbirth. The reason had not been discussed. और जो रोल ऑफ हेडा मदर है वो कम्प्लीटली एब्सेंट है फ्रॉम नैरेटिव। ठीक है, उसकी माँ तो दिखाई नहीं गई। वेदर डिस्ट्रॉयड बाय और लॉस ओल्ड वैल्यूज मेयरली। ठीक है, या तो वो डिस्ट्रॉयड हो गई है बाय द लॉस ऑफ ओल्ड वैल्यूज। ठीक है, ओल्ड वैल्यूज के जाते ही वो भी खत्म हो गई, और मेयरली बाय द चाइल्ड बर्थ, या हो सकता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ उसकी डेथ हो गई है। द रीजन हैड नॉट बीन डिस्कस्ड। There is no one to teach her the specific feminine code of behavior or etiquette. कोई भी नहीं था जो कि उसको ये बताता कि फेमिनाइन कोड ऑफ बिहेवियर क्या है। सो शी इज रिलक्टेंट टू फेस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ। इसलिए वो रिलक्टेंट थी कि वो फेस करती रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ को, मैरिज, मदरहुड और फैमिली को। इन दोस टाइम वीमेन वर एजुकेटेड विद देयर मैरिज प्रोस्पेक्ट एंड द आइडियल ऑफ द कल्टिवेटेड होम मेकर। वीमेन जो है उसके वक्त में वो एजुकेटेड थी अपने मैरिज प्रोस्पेक्ट्स के साथ, और एन आइडियल ऑफ द कल्टिवेटेड होम मेकर, और उन वो जो है एक आइडियल के साथ जो है कि वो कल्टिवेटेड होम मेकर इन देयर माइंड, उनके दिमाग में पहले से बिठा दिया जाता था कि बेटा जी आगे जाके आपने हांडी रोटी करनी है। तो वो एक मैरिज प्रोस्पेक्ट और आइडियल उनके दिमाग में क्या बिठाया जाता था, कल्टिवेटेड होम मेकर, कि वो पहले से ही उनको हांडी रोटी का बता रहा। सो कीपिंग इन माइंड the ultimate goal of a good marriage, both parents and school tended to strongly discourage vocational aspirations and career building in the girls. तो उनके अंदर जो है, उनके दिमाग के अंदर एक गोल ऑफ गुड मैरिज बिठाया जाता था। और पेरेंट्स और स्कूल्स यहाँ पे एक्चुअली इर्द गिर्द की सोसाइटी को कहा जा रहा है, वहाँ के नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस और रूल्स एंड लॉज जो है जो उनको सिखाया जाता था। एक्चुअली उनकी स्कूलिंग यानी कि उनकी तरबियत में क्या था कि वोकेशनल्स को डिस्करेज किया जाता था। जैसे आज के दौर में भी होता है, अगर कोई खातून पढ़ना चाहती है तो उसे ये कहा जाता है तुमने पढ़ लिख के करना क्या है, आगे जाके हांडी रोटी करनी है ना। तो एक्चुअली चले ठीक है, घर में रहना एक ठीक है, उसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन घर में रह के पढ़ने में मेरे ख्याल है कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। अगर जो है उसकी कुछ किताबें पढ़ने से उसकी सोच बदल जाती है तो उसमें कोई कबाहत नहीं होती। तो यहाँ पे उस बुकिशनेस को बड़ा डिस्करेज किया जाता रहा इस तरह की सोसाइटी में, और आज भी यही होता है, बेटियों को हमेशा डिस्करेज किया जाता है कि बेटा तुमने पढ़ के करना क्या। तो इवन आफ्टर मैरिज भी हमें हमेशा डिस्करेज ही किया जाता है कि भाई आपने पढ़ लिख के करना क्या है। तो वोकेशनल एस्पिरेंट्स, फिर वोकेशनल एस्पिरेशंस जो हैं ये उनको नहीं दी जाती। एंड करियर बिल्डिंग इन द गर्ल्स, और स्पेशली करियर बिल्डिंग में उनको सपोर्ट भी नहीं मिलती। अगर उन्होंने करना तो उन्होंने अपने बल पे करना जो भी करना है। सो द यंग गर्ल ओनली वेट फॉर देयर सूटेबल मैच एंड गुड हस्बैंड। तो अब यंग गर्ल के लिए क्या रह जाता है पीछे, जब उनके लिए कुछ करने को ही कुछ बाकी नहीं रहा। सेम इज द केस विद हेडा गैबलर। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लिखेंगे जब आप सोसाइटी वर्सेस इंडिविजुअल लिखेंगे ना, कि वो सोसाइटी ऐसी थी और इस वजह से लड़कियों के लिए और कुछ नहीं रह जाता, बजाय इसके कि वो एक सूटेबल मैच और गुड हस्बैंड के इंतजार में बैठी रह जाती थी। From the very outset of the play, the reader gets an impression that Hedda is unhappy with her life. She tries to break the shackles of social bondage and the slavery of conventional role. But when she finds herself incapable of being creative, her passions become destructive to herself and those of others around her. अब हुआ क्या था, हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि हेडा जो है वो बड़ी एक अनहैप्पी लाइफ गुजार रही है। वो क्या चाहती थी, वो शैकल्स, ये जो सोशल बॉन्डेज है उन शैकल्स को ब्रेक करना चाहती थी। वो द स्लेवरी और कन्वेंशनल रोल के जी औरत जो है बस वो हर वक्त अपने शोहर का ख्याल रखे। इवन टेस्टमैन भी उससे बार बार यही एक्सपेक्ट करता है कि वो उसकी केयर करे, उसको एडमायर करे, लेकिन हेडा के अंदर ये सब चीजें नहीं थी। एंड व्हेन शी फाइंड्स हरसेल्फ इनकैपेबल ऑफ बीइंग क्रिएटिव, और जब उसने अपने आप को इनकैपेबल समझा ऑफ बीइंग क्रिएटिव, तो उसके पैशंस जो हैं वो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव बन गए टू हरसेल्फ एंड दोज ऑफ अराउंड हर। और वो जो उसके जो है अराउंड हर थे, शी टर्न्स हर पावर टू स्पाइटफुल
manipulation, pitching people against each other and dominating over her friends, burning Loveberg manuscript, tempting him to die a beautiful death, and finally committing suicide and killing her own unborn child. अब क्या हुआ कि उसने क्या किया? शी टर्न्स हर पावर टू स्पाइटफुल मैनिपुलेशंस. उसने जो है, अब जब उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई तो वो ना सिर्फ अपने लिए डिस्ट्रक्टिव हो गई बल्कि इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी डिस्ट्रक्टिव हो गई. देखिए, जब इंसान को बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इरिटेट किया जाता है तो वो कितना चुप रहेगा. ठीक है, जब उसको एक्सट्रीमली रिप्रेस किया जाता है ना, तो उसकी एक्चुअली जो बाज लोग होते हैं उनके अंदर ना क्रिएटिव पार्ट्स बहुत ज्यादा होती हैं. ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन आप जनरली देखिएगा कुछ लोग होते हैं, अगर वो कुछ करते रहे ना वो ठीक रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक्चुअली क्रिएटिव पार्ट्स बहुत ज्यादा होती हैं, उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. अब वो अगर एनर्जी पॉजिटिव चीजों में नहीं लगती ना, वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है. तो जब इंसान अपनी लाइफ से बोर होने लगता है ना, उसको लगता है मैं जिंदगी से बोर हो रहा हूँ, इसका मतलब अब वो इवल की तरफ जाने लगा. ठीक है, रीजन उसकी एनर्जीज को कोई पॉजिटिव आउटलेट मिल ही नहीं रहा कि वहां से वो निकले. ठीक है, तो फिर क्या होता है? उसकी सारी एनर्जीज डिस्ट्रक्शन में लग जाती हैं. और ये नेचुरल चीज है. अगर हम अपनी एनर्जीज पॉजिटिव चीजों में नहीं लगाएंगे ना, अल्टीमेटली शैतान ने हावी हो जाना. एनर्जीज तो लगनी लगनी है, अब वो चाहे हमें इंग्लिश में लग जाए या कुरान के पढ़ने में लग जाए, लेकिन लगनी लगनी है. ठीक है, चाहे फिर किसी लोगों को तंग करने में लग जाए, ये एनर्जीज हैं, ये हमें तंग करती रहेंगी अंदर अंदर अगर हम इसको कहीं लगा नहीं देते. आप देखें ना, बहुत सारे लोग होते हैं वो सुबह 12 बजे सो के उठते हैं, आफ्टर दैट उनको लगता है हमारी जिंदगी जाया हो गई. ठीक है, उसके बाद वो सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं. रीजन उनकी जो अंदर की एनर्जीज है वो 12 बजे तक जो निकली नहीं है ना, एक्चुअली उसके बाद वो उसको फ्रस्ट्रेट कर रही होती है. ठीक है, और वो उसकी सोच को एक्चुअली खराब कर रही होती है कि देखो अब फलाने की वजह से तुम ये नहीं कर सके. उसको ये नहीं पता चल रहा होता 12 बजे सो के मैं 12 बजे तक मैं खुद सोया रहा हूँ और मैंने आधा दिन अपना जाया कर दिया है. अंदर अंदर से उसको ये चीजें पता होती हैं, लेकिन क्या होता है, एक ब्लेमिंग गेम शुरू हो जाती है, इसकी वजह से उसकी वजह से, जाएं बाएं शाएं, ये शुरू हो जाता है. तो दैट्स वाई ये जो डिस्ट्रक्टिव पावर्स होती हैं, अगर पावर्स को, एनर्जीज को पॉजिटिव वे में नहीं यूज करेंगे तो वो नेगेटिव में वैसे ही लग जाती हैं. ठीक है, तो सेम एज द केस विद द हैडा गैबलर, क्योंकि उसने अपने आप को ना हाउस होल्ड एक्टिविटीज में उसका इंटरेस्ट नहीं था, बाहर की दुनिया में उसको जाने को ही नहीं देता था. अब वो जो एनर्जीज थी उसके अंदर, उसके माइंड के अंदर, एक्चुअली फिर उनको कोई आउटलेट नहीं मिला कि वो कहीं लगती. तो उन्होंने क्या किया, ना सिर्फ उसको भी तबाह किया बल्कि उसके इर्द गिर्द के लोगों को भी तबाह किया. तो अब उसने क्या किया, अपनी उन स्पार्क को, अपनी उन एनर्जीज को कहाँ पे लगा दिया? स्पाइटफुल मैनिपुलेशन, लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू हो गई. अब देखिए, नॉर्मली खवातीन की वजह से झगड़े हो जाते हैं. ठीक है, खवातीन अपने शोहरों के थ्रू झगड़ा करवा देती हैं. ठीक है, और इतना ज्यादा भड़का दिया जाता है कि वो पता नहीं कहाँ से कहाँ, इसी तरीके से इस तरह के कई इश्यूज फैमिलीज के अंदर हो जाते हैं. क्या होता है, वो बेसिकली वो जो खवातीन होती है उनके पास करने को कोई काम नहीं होता, तो वो लोगों के बिहेवियर नोट डाउन करना शुरू कर देती हैं. और फिर जाहिर बात है, इंसान फिर अब इसी चक्कर में गुमान में ही पड़ जाएगा, तो हर चीज उसको नेगेटिव नजर आएगी. तो फाइनली जब उसकी एनर्जी कहीं नहीं लगती तो उसको हर चीज नेगेटिव नजर आती है. जैसे एडा को टेस्लन भी बुरा लग रहा है, उसको आंट जूजू भी बुरी लग रही है, उसको थिया भी बुरी लग रही है, उसको लवबग भी अच्छा हंसता हुआ अच्छा नहीं लग रहा. उसकी रीजन क्या? उसके अपने अंदर हैप्पीनेस नहीं है. दैट्स वाई उसको बाहर का हर बंदा बुरा लग रहा है. दैट इज द मेन पॉइंट. यहाँ पे वो फिर क्या करती है, वो अपनी उन पार्ट्स को स्पाइटफुल मैनिपुलेशंस की तरफ लेके आती है. अब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं ना, मैं उनको कहती हूँ बेटा अपना पैशन बताओ, तुम करना क्या चाहते हो. ठीक है, मैं उस बच्चे से उगलवाती हूँ, एक दफा वो बोल देगा ना तो वो ठंडा हो जाएगा. ठीक है, और उसकी फिर वो अपनी उन एनर्जीज को जब वो उगल देगा कि मेरा ये पैशन और मैं ये करना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे दो लफ्ज बोलने से, हालांकि शायद मैं उसको इतना ज्यादा शायद सपोर्ट भी ना करूँ, लेकिन क्योंकि उसने उगल दिया कि मेरा ये पैशन है. ठीक है, और उसके बाद जो है मैं उसको कहूंगी अच्छा चलो तुम ऐसे कर लो, तो फाइनली वो टर्न अप हो जाएगा कि किसी ने मुझे डायरेक्शन दे दी है.
ठीक है, हालांकि वो डायरेक्शन उसकी अपनी क्रिएटेड होती है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसका कथारसिस कर दिया, अच्छा बेटा बोल दो। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जब ट्यूटर्स भी आते हैं ना, तो मैं कहती हूँ बेटा आप किस तरीके से करना चाहते हो, पहले मैं उसको गलवा लेती हूँ, हाँ भाई बोलो किस तरह से करना चाहिए, वो सजेशन देता है। ठीक है, देन फिर हम कहते हैं अच्छा चलो अब ऐसे कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो हमारी एनर्जीज को एक आउटलेट मिल जाता है, एक पॉजिटिव आउटलेट मिल जाता है, और फिर वो पॉजिटिव की तरफ लग जाता है। एक्चुअली हमारी सोसाइटी के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है, मर्दों में भी और औरतों में, हम एक दूसरे को कंसोल नहीं करते, हम इजहार मोहब्बत नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा से। हालांकि उस वक्त बड़ा ही एक मायूब चीज समझी जाती थी कि बीवी से इजहार मोहब्बत तो फिर शायद मर्द के शायान शान नहीं है। तो फिर दोबारा पूछा, तो पूछा कहा आयशा से। तो थर्ड टाइम जब पूछा, क्योंकि साहबा कराम जो है वो फिर पूछा कि आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा के बाप से, यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक से। तो दैट इज द वे कि हमारे इस्लाम में हमें इस तरीके से बताया गया है कि दैट इज द इजहार मोहब्बत जो कि मर्द मियाँ बीवी के दरमियान होता है। ठीक है, और अब आप देखें कि इस वक्त सोसाइटी के अंदर लतीफ़े कसे जाते हैं बीवियों पे, और महबूबाओं के लिए जो है ना वो कसीदे लिखे जाते हैं, हालांकि वो एक हराम मोहब्बत होती है कि जी आप महबूबा के लिए कसीदा लिखते हैं। लेकिन जहाँ पे ये पॉजिटिव रिलेशंस हैं हमारे, वहाँ पे हम लोग ना एक दूसरे को कंसोल करते हैं, ना हम एक दूसरे से, बीवी को लगता है शायद मैंने अपने बेटे अपने मियाँ को जो है हांडी रोटी करके दे दिया, उसके बच्चे पाल लिए, उसके लिए यही काफ़ी है। और शोहर ये समझता है कि मैंने इसको कमा के ला दिया, बस यही काफ़ी है। हालांकि ये तो जिंदगी की ज़रूरियात में से है कि जी आपने ज़िंदगी में जीना है तो कमाना और रोटी खाना ज़रूरी है। व्हाट अबाउट द मेंटल पीस और ये सारी चीज़ें, एक्चुअली हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत लैक कर गई है। और एक जो ख़ानदान होता है ना, उसका दारोमदार मियाँ बीवी के ऊपर होता है। अगर वो रिलेशन स्ट्रांग है तो पूरा घर ठीक चलेगा, और वो रिलेशन स्ट्रांग ही इजहार मोहब्बत से होता है, एक दूसरे की केयर से होता है। मैं अक्सर खवातीन को, क्योंकि मैं पढ़ाती लड़कियों को हूँ, खवातीन को हूँ, तो बेटा हम लोगों में भी ये चीज़ मिसिंग होती है। ड्रामा हम देखेंगे, वहाँ पे एक दूल्हा दुल्हन का एक वो चल रहा होगा कि जी नया नया शादीशुदा जोड़ा है, उसको देख के तो हम बड़ा मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही शोहर घर में एंटर होता है तो हमें उस पर गुस्सा आने लग जाता है। ठीक है, हम खुद 5 वक्त की नमाज ना पढ़े, वो कह रहे शोहर ना पढ़े तो उस पर गुस्सा आ रहा है जी, ये नमाज नहीं पढ़ते, अपनी नमाजों पे नजर कोई नहीं है। तो दैट इज द रॉन्ग थिंग। जब भी मैं किसी से पूछती हूँ बेटा आप नमाज पढ़ते हैं, मैं मेरे हस्बैंड भी नहीं पढ़ते, वो हस्बैंड के बारे में तो बेटा मैंने पूछा ही कोई नहीं था। लेकिन क्या है कि हमारा जो वे ऑफ, जैसे हैडा थी ना, उसको इर्द गिर्द के सारे लोग ही बुरे लग रहे थे, टेस्मन भी बुरा लग रहा था, हालांकि टेस्मन एक बेऐब सा इंसान दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, आंट जूजू भी एक बेऐब खातून दिखाई है, लेकिन क्या था कि हैडा एक फ्रस्ट्रेटेड खातून थी, इस वजह से उसको इर्द गिर्द में सभी गलत लग रहे हैं। तो हैप्पीनेस एक्चुअली अंदर होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब उसको हर चीज ही गलत लगने लग गई, तो फिर अब वो उसकी सारी एनर्जीज, और फिर उसने अपनी एनर्जीज को किसी पॉजिटिव वे में यूज भी नहीं किया, और ना उसकी सोसाइटी ने उसको अलाउ किया कि वो उसको यूज करती, तो वो मैनिपुलेशन में पड़ गई। पिचिंग पीपल अगेन ईच अदर, एक दूसरे के लोगों के दरमियान टसल करती रही। अब आप हैरान हो गए, अच्छा बाहर के मुल्कों में भी ऐसे होता है, खवातीन ऐसा कुछ करती हैं। डोमिनेटिंग ओवर हर फ्रेंड्स, हमेशा अपने फ्रेंड्स में वो डोमिनेटेड रही। बर्निंग लव वर्क्स मैन्युस्क्रिप्ट, टेम्पटिंग हिम टू डाई अ ब्यूटीफुल डेथ, एंड फाइनली कमिटिंग सुसाइड एंड किलिंग हर ओन अनबॉर्न चाइल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पैराग्राफ है। ऑन द अदर हैंड, मिसेज एल्वेस्टेड यानी कि थिया कैरेक्टर एक्ट एज अ फॉल्ट टू द कैरेक्टर ऑफ हेडा। अब देखते हैं कि थिया और हेडा में क्या कंपेयर एंड कंट्रास्ट था। अनलाइक हेडा, शी इज अ वीमन ऑफ करेज हु जंप्स आउट ऑफ हर पैशनलेस लवलेस मैरिज एंड परस्यूज ईलर्ड लव वर्क द मैन she loves. She exercises her moral influence on Lovebug and reforms him into a new man. जी, वो अपना मोरल इन्फ्लुएंस लगभग पे एक्सरसाइज करती है पॉजिटिवली, जबकि हेडा ने ऐसा नहीं किया और उसको रिफॉर्म किया एक नए इंसान के अंदर। शी इंस्पायर्स हिम टू राइट हिज मास्टरपीस।
यहाँ पे दो औरतें दिखाई गई और उनका रोल दिखाया गया कि औरत मर्द को तबाह भी कर सकती है और औरत मर्द को बना भी सकती है। अल्लाह ताला ने औरत के अंदर ये इन्फ्लुएंस रखा हुआ है। द मेंटल चाइल्ड ऑफ थिया इन लव, though she is in the is unable to keep lover from falling back into the his evil ways and protecting their child, तो वो इस काबिल थी कि वो लगभग को इवल वेज में वापस जाने से रोक सकती और उसको अपने बच्चों को अपने बच्चे को वो बचा सकती, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट का। एंड शी शोज रिमार्केबल resilience and steadfastness. The tragedy of Loveberg death has a redeeming effect on her, and she devotes herself to resurrect Loveberg's book। ठीक है, अब वो जो ट्रेजेडी हुई लवबर्ग की डेथ की, उसने उसके अंदर एक रिडीमिंग इफेक्ट जो है वो पैदा किया, उसके बहुत ज्यादा असरात छोड़े और उसने फिर क्या किया, अपनी लाइफ को डिवोट कर दिया। यानी कि वहां पे उसने अपनी जिंदगी खत्म नहीं की, बल्कि क्या किया, उसने रिसरेक्ट दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया, रीराइट किया उस लवबर्ग की किताब को। The character of Aunt Juju is the embodiment of accepted notions and concepts of womanhood in 19th century। आंट जूजू का भी कैरेक्टर देखें तो वो भी इसी तरह का था। अब यहाँ भी देखें, एक क्वेश्चन आपका और भी कवर हो रहा है, फीमेल कैरेक्टर्स एंड हैडा गैबलर। ठीक है, शी इज अ वीमेन हु होली एंड कंप्लीटली कंफर्म्स द लिमिटेड रोल इम्पोज्ड अपॉन हर बाय मेल ओरिएंटेड सोसाइटी। आंट जूजू डज नॉट मैरी एंड एक्सेप्ट स्पिंस्टरहुड एज हर फेट। उन्होंने ना तो शादी की और उन्होंने एक्सेप्ट किया मतलब अनमैरिड लाइफ को एज हर फेट, कि यही उनकी किस्मत है, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास खातून थी, तो इस वजह से उनकी शादी भी नहीं हुई। शी ब्रिंग्स अप टेस्टमेंट एंड ऑल्सो लुक्स आफ्टर हर इनवैलिड सिस्टर Aunt Rina. She intends to look after more invalids after the death of Rina. She is the more selfless, humane, and altruistic character who puts up Hedda's insult without a word of protest or complaint। ठीक है, वो जो है बहुत ही सेल्फलेस और बहुत ही नामिजाज ह्यूमैन एल्ट्रुइस्टिक कैरेक्टर था, जो जिसने अपने आप को who puts up with Hedda's insult without a word of protest, जिन्होंने कोई भी कंप्लेन नहीं की हेडा के इंसल्ट के खिलाफ। Two female characters, Aunt Rina and Mademoiselle Diana, are insignificantly and vaguely portrayed. They are only alluded to and never really appear in the play. An invalid or a sick women character is very common in almost all of Ibsen's plays. This kind of character shows the miserable plight of the old women in his time। ठीक है, मिजरेबल प्लाइट दिखाई गई कि ओल्ड women के साथ उसके वक्तों में क्या होता है कि उनको कोई भी नहीं पूछता। Despite her sickness, Aunt Rina knits a pair of socks for Tesman in order to show her love for him. It demonstrates the hard-working role of old women। The character of Mademoiselle Diana is also very pitiable. In a sense, she has been forced to adopt prostitution by the society, as the young women of Ibsen's time had no professional choices left with them। अब जो है यहाँ पे मेडमोजिली डियाना जो है उसका कैरेक्टर भी एक पिटिएबल कैरेक्टर था, क्योंकि उसके पास सिवाय इस पेशे को अडॉप्ट करने के और कुछ रह नहीं गया था। कैरेक्टर ऑफ डियाना reminds the reader of Greek mythology, as Diana is the name of goddess of womanhood and chastity। Ibsen in fact wants to show that in his era, young women like Diana is the name of goddess of womanhood and chastity। Ibsen in fact wants to show that in his era, young men are forced to lose their honor, chastity and womanhood। और उसने बताया कि young women जो है वो जो है उनको फोर्स किया जाता है कि वो उनका ऑनर, चैस्टिटी एंड वुमेनहुड खत्म हो जाए। बर्था द हाउसमेड इज अ हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड एंड लॉयल नर्स who puts her heart and soul to please Hedda, her new mistress। In spite of Ibsen's own insistence that he was not a freedom fighter for the feminist rights, he has effectively produced women's play with his female protagonist and character who defy the prevailing standards of determining female role and behavior। अब जो है इन स्पाइट ऑफ इब्सन्स ओन इंसिस्टेंस, उसने ना सिर्फ अपने, वो एक फ्रीडम फाइटर था, फेमिनिस्ट राइटर का, सॉरी फेमिनिस्ट राइट्स का, उनके हकूक के लिए फाइट करता था, और उसने इफेक्टिवली प्रोड्यूस किए वीमेन प्लेस, और उसकी विद हिज फीमेल प्रोटोगनिस्ट, उसकी हीरोइंस, मतलब उसके जो हीरो था उसके ड्रामास का वो एक खातून हुआ करती थी, और कैरेक्टर्स जो कि डिफाई करते हैं प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड्स जो कि उस सोसाइटी के अंदर
प्रिवेल कर जाती हैं, ट्रेडिशंस जो कि डिटरमाइन करते हैं फीमेल रोल एंड बिहेवियर। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि एक्चुअली डिटरमाइन करते हैं फीमेल रोल और बिहेवियर को। नो डाउट डिस्प्ले ट्रूथफुली एंड कोजेंटली हाईलाइट द मिजरेबल plight of women of the Victorian age. It also questions at the so-called authority and the legitimacy of the male-oriented society. This play certainly plays a vital role in convincing the reader and the whole to redefine the role of women in modern society. Ibsen might or might not be an extreme adherent to the feministic movement, but through his play, he effectively highlights the plight of women of his time. उसने शो किया है women की plight को, उनकी जो मतलब एक किस्मत थी उसके वक्त में. It made him the darling of the late 19th century women moment. Even today, his plays continue to interest and influence his readers and the world for female rights. आज भी उसके जो plays हैं वो female rights के लिए इंटरेस्ट पैदा करते हैं रीडर्स और इन्फ्लुएंस करते हैं रीडर्स को और वर्ल्ड को. आगे पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, ये बेटा देख लीजिएगा. अच्छा, आज की क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के कवर हो रहे हैं. सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीमेन प्रॉब्लम, इब्सन की फीमेल प्रोटैगनिस्ट, फिर जो है फेमिनिज्म इन हैडा गैबलर. ठीक है, उसने किस तरीके से फेमिनिज्म शो किया और फिर उस फेमिनिज्म के अंदर उसने फीमेल कैरेक्टर्स दिखाए जिसमें सबसे पहले हेडा थी, फिर हेडा का फॉल कैरेक्टर थिया थी, देन सोसाइटी की जो लोअर तबका था खवातीन का जिसमें आंट जूजू एक स्पिंस्टरहुड में टाइम गुजारती हैं, आंट रीना जो एक इनवैलिड होती है, और मैडमोजेली डियाना जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है, एंड फाइनली बर्था द मेड. ठीक है, ये 6 खवातीन दिखाई गई यहाँ पे. सॉरी 7 हो गई ना. हेडा, थिया, आंट जूजू, आंट रीना, मैडमोजिली एंड और जो है बर्धा. 7 कैरेक्टर्स हो गए, 7 फीमेल कैरेक्टर्स दिखाए गए और उन पे किस तरीके से सोसाइटी ने जो है उनको बाउंड किया इन देयर कन्वेंशनल लॉज के अंदर, किस तरीके से उनको बाउंड किया गया और वो किस तरीके से सोचा करती थी, उनकी सोच कितनी महदूद थी, ये सारी चीज़ दिखाई गई इस हेडा गैबलर के ड्रामा के अंदर. तो ये इसके मेन पॉइंट्स थे. फिर नॉट ओनली, फिर हमने फीमेल कैरेक्टर्स वो भी इसमें कवर हो गए, फेमिनिज्म भी कवर हो गई, फिर हमारा इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी वो क्वेश्चन भी इसके अंदर कवर होता है. तो देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो हेडा से रिलेटेड है. फिर उसकी सुसाइड क्यों हुई, रादर उसका वो उस सोसाइटी के अंदर क्यों जो है मतलब नहीं एक मतलब खुद को जो है मतलब वहां पे गुजर बसर क्यों नहीं कर सकी, उस सोसाइटी में वो क्यों नहीं लिव कर सकी, ये सारी चीजें, ये सारे प्रॉब्लम्स हमने आज डिस्कस